ऑडिबल नहीं है। हाँ ओके, कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? क्या पढ़ रहे थे हम कल? कौन बताएगा? कृतिका, आप बताइए, क्या पढ़ रहे थे हम? वी हैव कवर्ड अप 5 पॉइंट्स। बच्चों, ऑनलाइन लगा के सो तो नहीं गए हो? देखो प्रॉब्लम है जरूर। मैम हम पढ़ रहे थे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकते हैं। ओके ओके ओके, तो हमने पहला पॉइंट किस तरीके से रिवोक हो सकता है? पहला पॉइंट कौन सा था वो? किस तरीके से रिवोक किया जा सकता है बच्चों? बहुत तरीकों से रिवोक हो सकता है, बहुत तरीकों से लैप्स हो सकता है ना? तो पहला तरीका कौन सा है? नोटिस की। बाय गिविंग नोटिस। वेरी गुड। कौन किसको देगा नोटिस? मैम बच्चों वीडियो ऑन कीजिए, तभी मजा आएगा। आई वांट टू सी योर ब्यूटीफुल फेसेस। दिन की शुरुआत आज मुझे अच्छी करनी है। वीडियो ऑन कीजिए सभी। यस, वेरी गुड। रितु, चंदन, सरबजीत, ध्रुव, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। मोबाइल अच्छे से सेट करो कृतिका। सेकंड पॉइंट कौन सा है ध्रुव, जिसके थ्रू लैप्स हो सकता है? कोई भी ऑफर लैप्स हो सकता है, वो सेकंड पॉइंट कौन सा है? प्रिस्क्राइब If मोड। acceptance is not in prescribed mode. प्रिस्क्राइब्ड मोड व्हाट? पूरा बताओ If बेटा। accept if एन ऑफर acceptance is not in prescribed mode. हाँ, तो ये प्रिस्क्राइब्ड मोड है क्या? बताएंगे आप इससे थोड़ा सा? मैम प्रिस्क्राइब मोड यूजुअल मोड मस्ट बी फॉलोड बाय एक्सेप्टर। हाँ, प्रेस्क्राइब मोड कौन प्रेस्क्राइब करता है इस तरीके को कि आप इस तरीके से एक्सेप्टेंस देंगे? प्रेस्क्राइब कौन करता है? Accepted. एक्सेप्टर प्रेस्क्राइब करता है। मैम ऑफर मैम मैंने कल ये क्लास ली नहीं थी, बस मैंने नोट्स लिखे हैं। ऑफरर, ऑफरर बताता है कि आप इस तरीके से एक्सेप्टेंस देंगे। अगर उस तरीके से एक्सेप्टर ने दे दी एक्सेप्टेंस तो इट्स ओके, अदरवाइज नो। ठीक है, और अगर उसे स्वीकार करना है तो नो इश्यू। अगर उसको रिजेक्ट करना है तो उसको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? एक्सेप्टर को, कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस मोड, है ना? थर्ड पॉइंट कौन सा है जन्नत? An offer lapse of offer stipulated and reasonable time. ओके, तो ऑफर जो है वो लैप्स हो जाता है इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, और रीजनेबल टाइम इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। हाँ। एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कौन सा है विशाखा? An offer lapsed by counter offer. एन ऑफर लैप्स बाय Counter offer. काउंटर ऑफर। वेरी गुड। काउंटर ऑफर क्या होता है, कैसे होता है इसमें इसका लैप्स? किस तरीके से लैप्स हो सकता है इसमें? आप लोग रिवीजन तो करते होंगे ना जब यहाँ से क्लास जब हो? एक्सेप्ट कंडीशन रख देता है एक्सेप्टेंस में। कौन बता रहा है? कृतिका, आप नहीं बताएंगे? हाँ जी मैम, जब एक्सेप्टर कंडीशन रख देता है तो वो काउंटर ऑफर हो जाता है। कृतिका, आप क्यों बता रहे हो बच्चे?
मेरे को लगा आपने मेरे से पूछा था। अच्छा 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 ओके। फिफ्थ पॉइंट कौन सा है रितु? व्हाट इज फिफ्थ पॉइंट जिसके वो पांचवा तरीका कौन सा है जिससे जो ऑफर होता है, प्रस्ताव होता है, उसका खंडन हो जाता है? बताओ रितु। देखो ऐसा मत सोचो कि गलत सही, ठीक है बताओ, यू नो वेल, मुझे पता है आप सब जानते हैं, जोश भर के बैठिए क्लास में। Offer lapse by death. यस, ऑफर बाय डेथ, ऑफर लैप्सेस बाय डेथ या ऑफर रिवोक्ड बाय डेथ, ठीक है, रिवोकेशन बाय डेथ। तो हाउ, डेथ ही डेथ वर्ड यूज है उसमें या कोई एक वर्ड और यूज है? Insanity. इंसैनिटी। डेथ और इंसैनिटी को एक साथ लिखेंगे, अलग अलग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही कारण होते हैं ऑफर के लैप्स हो जाते हैं। इंसेन का मतलब होता है, देखो अब तो कोई हम बिल्कुल सही है, बिल्कुल वी आर गुड, ठीक है, हम अपने पूरे सेंसेस में हैं, लेकिन जब हम इंसेन हो जाते हैं, यानी कि हमें एक सही और गलत का भेदभाव, जजमेंटल नहीं पता होता कि क्या रेशनलिटी है, हम वो खो चुके थे, अपना लॉजिक खो चुके होते हैं, तो हम इंसान हो जाते हैं। वी डोंट नो कि हमारे इस एक्ट का प्रभाव किस पे क्या पड़ेगा, यानी कि इंसान का मतलब होता है पागल हो जाना, ठीक है, कॉन्शियस नहीं होना किसी उसमें, अपनी कॉन्शियसनेस को खो देना, दैट इज इंसानिटी। वेरी गुड। अब पढ़ते हैं 6 पॉइंट। दो हमारे ना, ये 3 तरीके और रह गए हैं जिनको हम फटाफट करते हैं, फिर हम आज शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। इसके बाद व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एन ऑफ दैट इज 6 पॉइंट। बेटा 6 पॉइंट में क्या लिखा होता है कि एन ऑफर लैप्सेस बाय रिजेक्शन। ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में लिखा है, मैंने मना कर दिया, नहीं खरीदनी कार तो नहीं खरीदनी। एन ऑफर लैप्सेस बाय रिजेक्शन। देखो आप ये मत सोच, यही चीजें आनी है बच्चों आपको, जिस तरह से आप ये लिख रहे हो ना और आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो, बस इस तरह से आपको याद रखना है। डेथ एंड इंसैनिटी, यस ध्रुव, ठीक है, ये आपको ये कंटेंट से कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि ये 7 पॉइंट्स हैं जो मैम ने लिखवा है, 7 पॉइंट्स उठा कर लिख देना बस, और एक एक एग्जांपल जरूर मेंशन करना है, जिसमें केस लॉ है उसका केस लॉ भी आपको मेंशन करना है बच्चों, ठीक है, आपका आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी उस प्रॉब्लम का भी आंसर हमें लिखना है। सी, एन ऑफर वंस मेड, ये इट इज नॉट विजिबल। No, ma'am. ओ है सर, ये क्या हो गया सर, मुझे तो आता नहीं है। ये इतना ही सेट होता है ना। वेट बच्चों वेट, आपको बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही ना? No, ma'am. हाँ ये वो नहीं, हाँ ये हो चुका है। चलो ओके बच्चों, अब लिखिए, अब दिख रहा है आपको? 6 है, 6 पॉइंट है कौन सा हमारा, वो छठा तरीका कौन सा है जिससे ऑफर लैप्स हो सकता है, दैट इज बाय रिजेक्शन। Rejection. हाँ ये हेडिंग डालिए, एन ऑफर लैप्सेस बाय रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दो, ऑफर लैप्स हो जाता है, और एक्सेप्टेंस रिजेक्शन चलता रहता है। दिस इज एक परफेक्ट तरीका है, ठीक है। एन ऑफर वंस मेड, एक बार एक ऑफर हो जाए, मे बी, तो क्या होता है, उसे या तो एक्सेप्ट करो या फिर उसको रिजेक्ट करो। ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? मेरे आंसर को लिखते लिखते, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी लिखते लिखते जवाब दिया करो। एक, जब आप सीए बनोगे आपको 4 आंखें लगानी पड़ेंगी। 4 आंखें लगाने का मतलब पता है क्या होता है?
यू हैव टू बी अलर्ट, अवेयरनेस, इतने आपको अवेयर रहना पड़ेगा हर चीज से, ठीक है। तो an offer once made may be accepted or rejected obviously, ठीक है बच्चों, जोश के साथ बैठिए क्लास में। may be accepted and rejected, rejection of the offer may be in two ways, rejection of the offer may be in two ways, दो तरीके से हो सकता है। एक तो एक्सप्रेस रिजेक्शन, ये आप कहाँ लगाते हो, ये सेमी कोलन, ये कोलन, कोलन कहाँ लगाते हो, जब आपको नीचे कुछ इसका कंप्लीट करने के लिए पॉइंट लिखना होता है तो आप सेमी कोलन लगाते हो। आप अपने आंसर को एक्सप्रेसिव करने के लिए पंक्चुएशन का ध्यान रखना है बच्चों, वो समझ जाएगा कि गहराई से पढ़ा हुआ है, ठीक है। पंक्चुएशन का वो ध्यान, कोमा या कुछ भी लगा कर ना या ना छोड़ देना। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, यही तो करते हैं, ये छोटे छोटे से पॉइंट है, पढ़ते सब है, ऐसा नहीं है कि इसको कोई नहीं पढ़ रहा है, जो भी सीए की तैयारी कर रहा है वो इसको पढ़ रहा है, लेकिन आप डिफरेंटली कैसे लिख रहे हैं दूसरों से, ये मैटर करता है सीए में। आप उसको कैसे एक्सप्रेसिव बना रहे हैं, आप एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस कर रहे हो अपने आंसर से, आपने औरों से अलग इस तरह से कैसे एक्सप्रेस कर दिया। एक दो राइटर हुए हैं, एक तो है रॉबर्ट लिंड, एक हुए हैं फ्रांसिस बेकन, दो राइटर हुए हैं। रॉबर्ट लिंड तो 4 पेज में वो बात बताता था जो फ्रांसिस बेकन एक पैराग्राफ में बता देता था, तो दोनों में अंतर था, दोनों राइटर थे, दोनों में ही अंतर था, तो कौन किसको पढ़ना पसंद करेगा। सो यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव, आपको 4 लाइनों में बहुत छोटी छोटी चीजें और कंटेंट्स बहुत मजबूत होना चाहिए। आप अगर 4 लाइनों में कुछ बताना चाहते हैं, एक पेज नहीं भरना चाहते हैं, तो आपको वर्ड्स कैसे हमें वो करने हैं वो देखने हैं, और इन चीजों का आप बहुत ध्यान रखेंगे। ये कोलन लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले एक्सप्रेस रिजेक्शन, रिजेक्शन बाय वर्ड्स कैसे होता है, ये बता दिया हमने। रिजेक्शन बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन। 2 इम्प्लाइड रिजेक्शन, जब हमने इम्प्लाइड ऑफर माना है तो हमें इम्प्लाइड रिजेक्शन भी मानेंगे। वो कैसे होते हैं, रिजेक्शन इम्प्लाइड बाय लॉ, in the following 2 cases only. In the following 2 cases only. कौन से केसेस है में जिनमें रिजेक्शन इंप्लाइड होता है। पहला है बच्चों काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर को भूल नहीं जाना, ये बार बार शब्द आके हमें अपना वो दिलाता रहता है, याद दिलाता रहता है कि देखो काउंटर ऑफर मेड बाय द ऑफरी, कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, गिवन बाय द ऑफरी। बस ये 2 चीजें याद रखनी है।
कैसे? काउंटर ऑफर में तो आपने अगर ऑफर कर दिया, पलट के कुछ बोल दिया, नहीं मुझे तो ये चाहिए, ठीक है, मैं 20 रुपए किलो आलू ना लेके 15 रुपए में बता, तो वो अपने आप हो गया बच्चों, इम्प्लाइड है, अपने आप उसका रिजेक्शन हो गया ऑफर का। कंडीशनल में भाई मैं आपको अपनी एक कार 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, बी को कह रहा है ए, क्या आप इसे लेंगे? यहाँ पर बी ने बोल दिया ठीक है 50,000 रुपए में मैं लेना चाहता हूँ, उसने कहा मुझे पेमेंट एक साथ चाहिए, लेकिन बी ने बोला परंतु, कंडीशन लगा दी, परंतु मैं आपको ये इंस्टॉलमेंट में ही दे पाऊंगा, मैं आपको इसको फुल पेमेंट नहीं दे पाएगा, उसने मना कर दिया। क्या बच्चों? राधा, यू वांट टू से समथिंग बेटा? आप कुछ कहना चाहती हैं? चलिए ये हो गया हमारा, देखो कितने शॉर्ट में हमने बहुत अच्छा बता दिया। एन ऑफर लैप्सेस बाय, जहां पे हमें पूरा कंटेंट्स लिखना है तो कंटेंट्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2-4 लाइनें अगर एक्स्ट्रा भी ऐड हो रही है लेकिन छोड़ना नहीं है। एन ऑफर lapses by non-fulfillment of a condition precedent to acceptance। ये हेडिंग है बच्चों। अगर ऑफर में कोई कंडीशन लगी है और उसका नॉन फुलफिलमेंट है, उसको पूरा नहीं किया है एक्सेप्टर ने, तो भी क्या होगा बच्चों? तो भी रिजेक्शन हो जाएगा ऑफर का। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, ओहो ये आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना, सॉरी ये तो मेन सेक्शन है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, इसको ब्रैकेट में लिखना है। When there is a condition जब ऐसी कंडीशन होती है in offer to fulfill to be fulfilled before the acceptance of the offer, the offer lapses। आज मैं उस प्रॉब्लम का भी आंसर लिखवाऊंगी आपको लास्ट में, सभी बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के चले गए क्लास, ठीक है, अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे और हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं आज। ऑफ द ऑफर, the offer lapses if the given condition is not fulfilled। एग्जाम्पल इसका हम ये लिख देंगे कि भाई अगर एक्स ऑफर करता है, एक्स ऑफर्स टू सेल हिज कार टू वाई 4 rupees 4 lakh, ₹4 लाख में। इफ वाई joins the, ये वाई वही है, ये वाला वाई, इफ वाई joins the शालीमार क्लब
ये कंडीशन लगा दिया, अगर ऐसा करोगे देन आई विल ऑफर टू यू कि मैं आपको 4 लाख में बेच दूं। शालीमार क्लब CLUB, जल्दी जल्दी में छूट गया, यू आप सही लिखेंगे, विद इन वीक पीरियड। ये WEEK है, विद इन वीक पीरियड द ऑफर स्टैंड्स revoked and cannot be accepted if he fails to join the Shalimar Club। अगर वो इस क्लब को ज्वाइन करने में फेल हो जाता है तो इसका मतलब उसने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो वो अपने आप ऑफर लैप्स हो गया बच्चों, अपने आप उसका रिजेक्शन हो गया। अब दिस इज द लास्ट पॉइंट इन रिवोकेशन ऑफ ऑफर। मैम ये वाला पॉइंट एक बार अच्छा रह गया, ये लीजिए लिखिए, इफ ही फेल्स टू जॉइन द शालीमार क्लब। देखिए कंडीशन क्या लगाई थी ऑफर में कि भाई मैं तुम्हें अपनी ये कार 4 लाख में बेच दूंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है क्लब उसका होगा, कहीं ना कहीं उसका फायदा हो रहा होगा, ठीक है। तो उसने कंडीशन लगाई कि आप इसे वो करेंगे आप, लेकिन अगर वो टाइम से ज्वाइन नहीं करता है तो ऑफर अपने आप रिवोक हो जाता है। Done. Now 8 point, an offer lapses. This is the last point. By change of law, or destruction of subject matter। इसमें क्या होता है बच्चों, ये ऑफर किसी चीज को लेकर के होता है, हमेशा कोई सब्जेक्ट मैटर है उसको लेकर के होता है। अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया है, भाई मैंने बोला है ए का ये बी से प्रॉमिस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मुझे इतना चावल मंडे को दिल्ली भिजवाएंगे, ठीक है, और रास्ते में क्या उस पक्का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों ने ओके जी भिजवा दूंगा, सब कोई दिक्कत नहीं थी। चलते चलते क्या हुआ, ट्रक जब लोड हुआ और वो चलने लगा, ऑन द वे बारिश बहुत तेज आई, सारा चावल गीला, सब टूट गया, सब बेकार हो गया, तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। चीनी का ले लो वही मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें क्या है, जैसे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होता है, सपोज ए ने बी को ऑफर किया कि मैं आप क्या मेरा ये घोड़ा आप 10,000 में लेंगे, बी ने कहा यस मैं ले लूंगा। ओ नेक्स्ट डे क्या होता है, घोड़े की डेथ हो जाती है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय, ठीक है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। अब एक दिन क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, एक ए ने सपोज ए ने बी को ऑफर किया है कि भाई मैं ये अपनी कार आपको 2 लाख में बेचना चाहता हूं, कि आप इसको लेंगे। अगले दिन कार में क्या हुआ, खड़े खड़े उसमें आग लग गई, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय। तो ऑल दीज थिंग्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट मैटर का खत्म हो जाना, वो क्या कहलाता है, वो अपने आप में ऑफर को लैप्स कहलाता है, ठीक है। अब चेंज ऑफ लॉ, चेंज ऑफ लॉ, अगर आपने बोला है, किसी ने ए जो दिल्ली में बैठा है, बी जो यहां बैठा है मुंबई में बैठा है, ठीक है। देखो वाइन जो होती है ना, वाइन के लाइसेंस लेने पड़ते हैं बेटा,
और हर स्टेट में वाइन को लेकर के अलग अलग लॉ बना हुआ है। हरियाणा में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है वाइन, शराब। क्यों प्रोहिबिटेड है? क्योंकि वहां पे उसका एक्सेस में यूज होता था, लोग अपने काम पे ना ध्यान दे करके उसके इंटॉक्सिकेटेड हो रहे थे, उसके आदी हो जा रहे थे, तो दैट इज प्रोहिबिटेड एट ऑल। बिल्कुल यहाँ पे लाइसेंस मिलता है, मतलब हर स्टेट का अपना अलग अलग लॉ है। सपोज ए ने बी को बोला कि आप ये वाइन मुझे इतनी वाइन, अब दिल्ली में भी और मुंबई में भी मान के चलिए दोनों में लॉ है ये कि वाइन को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो लाइसेंस के साथ। अब ए ने बी को बोला कि आप मुझे ये फिक्स्ड वाइन, इतनी वाइन उस डेट को मुझे भिजवा देना। दोनों स्टेट में लॉ है, ठीक है, आप मंगवा भी सकते हो, भेज भी सकते हो। उसने कहा अगले ट्यूसडे तक भेज देना। ठीक है जी, भेज दूंगा। ए ने बी को कहा मुंबई से, उसने कहा कि मैं ट्यूसडे को भेज दूंगा। मंडे में, ट्यूसडे से पहले जो मंडे आता है उसमें ये लॉ बना दिया मुंबई की महाराष्ट्र सरकार ने कि यहाँ पे वाइन खरीदना बेचना बैन है, प्रोहिबिटेड है। कोई भी इस स्टेट के बाहर ना तो वाइन लेके जा सकता है और ना ही इस स्टेट में बाहर से वाइन मंगाई जा सकती है। ये लॉ पास कर दिया। अब ऑफर क्या हो गया? आपको समझ नहीं आया? रिजेक्ट हो गया तो। रिजेक्ट हो गया ऑफर अपने आप में, क्योंकि चेंज इन लॉ, दैट इज ऑफर इज लैप्स्ड बिकॉज चेंज इन लॉ। ऑफर खत्म हो गया, ऑफर रिजेक्ट हो गया क्योंकि लॉ में चेंज कर दिया गया। अब इसको आपको समझ आ गया सभी को? ये दो पॉइंट, ये दो पॉइंट है बच्चों इसमें, रेस्ट्रिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर और चेंज ऑफ लॉ। ठीक है, या तो चेंज ऑफ लॉ से हो सकता है बच्चों, हाँ, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर से हो सकता है। अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही चंद शब्दों में, कम शब्दों में लिखेंगे। एन ऑफर स्टैंड रिवोक्ड if it is subsequently becomes illegal। एक एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए जो आप लिख रहे हैं। इलीगल का क्या मतलब होता है? वो जो चेंज हुआ था लॉ में वो क्या हो गया? वो इलीगल हो गया। एग्जाम्पल्स लिखते हैं इसको। यू देखो, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में। बाद में क्या हो गया वो ऑफर? पहले तो जब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वाइन को लेकर के, तो ये चीज लीगल थी। लेकिन बाद में क्या हो गया? जब कॉन्ट्रैक्ट बना लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना रह गया था, तब क्या हुआ? ये चीज ये इलीगल हो गई। सब्सिक्वेंटली बिकम्स इलीगल, तब भी वो रिवोक हो जाता है। और सब्जेक्ट मैटर का तो है ही। इसमें हम एग्जाम्पल 1 लिखेंगे क्योंकि हमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। इसमें 2 टॉपिक है, सब्जेक्ट चेंज ऑफ लॉ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखते हैं? P मेक्स एन ऑफर टू Q टू सेल, कुछ भी ले लो अल्फाबेट उठा के, किसी को भी पर्सोनिफाई कर दो। क्यों हमने आदमी मान लिया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी को भी एज ए पर्सन मान लेना। यहाँ पे हमने इसको एज ए पर्सन मान लिया बच्चों। तो P मेक्स एन ऑफर टू Q टू सेल फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाइन एट स्पेसिफाइड प्राइस। Correct? Before the offer is accepted by Q, कोई भी कंडीशन हो सकती है इसमें। वो कंडीशन भी हो सकती है जो मैंने आपको बताई है, और वो इस तरीके से भी हो सकता है। बिफोर भी हो सकता है एक्सेप्टेंस से, और अगर एक्सेप्टेंस कर लिया और परफॉर्मेंस होना बाकी रह गया तो ऑफर लैप्स।
contract elapse. Before the acceptance by Q, the government issues order. यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑफर का लैप्स हो जाना। तो बिफोर एक्सेप्टेंस द गवर्नमेंट इश्यूज ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द सेल ऑफ वाइन, इसकी बिक्री पर रोक लगा देती है, प्रोहिबिट कर देती है। द ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड। The offer stands revoked by change. अंडरलाइन कर लेंगे, हमने एग्जांपल दे दिया है कैसे ऑफर रिवोक हो गया। सेकंड हम लिख देंगे एक्स मेक्स एन ऑफर, किसी का माइक अनम्यूट है, किसी का आपका। X makes an offer to Y to sell his car for rupees 2 lakh. Before the offer is accepted, accepted by Y, the car is destroyed. In an accident. The offer comes to an end by destruction of, उसका एक्सीडेंट हो गया। एग्जाम्पल तो बहुत हैं बच्चे, ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये यहां पर आपका कंप्लीट होता है। आपको समझ आया रिवोकेशन ऑफ ऑफर? अगर आपको हेडिंग भी याद रहेंगे तो अंदर की डिटेल आप खुद मेंशन कर दोगे बच्चों, लेकिन आपको अंदर की डिटेल भी पढ़नी है। जब मैं एक टेस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इस पूरे चैप्टर में से कई क्वेश्चन बनाऊंगी ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको लिख सके बहुत प्रॉपरली। ठीक है, तो इसका एक बार हम शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट है क्या? अब ये सारी चीजें हमने देख ली। ऑफर कब वो होता है, रिजेक्ट होता है, और ये एक्सेप्टेंस कब रिजेक्ट होती है, ये कितने तरीके से हो सकता है, ये आपको अब कॉन्ट्रैक्ट इतना इजीली समझ आ जाएगा ना, बहुत ज्यादा। अब एज यू नो वेल, कॉन्ट्रैक्ट कितनी चीजों से, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? हेडिंग डाल दीजिए, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एक कॉन्ट्रैक्ट है क्या? मैम ए रिटर्न लीगल एग्रीमेंट। हाँ, आर रिटर्न लीगल एग्रीमेंट। all written legal agreements are contract. मैम जब किसी एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है लॉ की, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। Yes. और ये किसने बताया? all written agreement are contract.
बताओ बच्चों, मैं बताऊंगी फिर बेटा, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। राधा ने, राधा ने। आधा ऐसे क्यों कर दिया हमको आधा? मैम हमने ऑल नहीं कही मैम, हमने ए कही थी। ए एग्रीमेंट, एन ए एग्रीमेंट, रिटर्न। एन एग्रीमेंट विच इज रिटन, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। सब देखो बच्चों, सबको बोल रही हूँ, शब्द वॉश करके बैठो अपने दिमाग से। दो दो इरेज करो पहले तो इसको राधा, क्योंकि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बेटा। ऑल, जैसे आपने बोला ना, एन एग्रीमेंट विच इज रिटन, जो एग्रीमेंट रिटन है जरूरी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इसको। आप जब आप मैं इस चैप्टर पढ़ लूंगी तब मैं आपसे पूछूंगी ये चीजें, आपको खुद समझ आएगा बच्चे कि यस मैम यू आर राइट। ठीक है, अभी हमको क्या पढ़ना है, देखिए अभी हमको सिर्फ ये पढ़ना है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है क्या भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम कौन बताएगा मुझे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक ही इसका कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों। तो सबसे पहले व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, ये होता क्या है? सी, एक बात याद रखना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। लिख लो। अब हम इसका आंसर शुरू करते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्यों नहीं वे कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि उनमें जब एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच पाए। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ बातों का पालन करना जरूरी होता है, जिनको हम एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब हम बोलते हैं, तो दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि भाई ये बात तो जरूर होनी चाहिए, तब हम इसे कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, वरना हम कॉन्ट्रैक्ट इसको नहीं मानेंगे। वे कौन सी बात है? सबसे पहले तो हम इसका बेसिक देख लेते हैं बच्चे। कहां से हम शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन, और इसके वो इसी में इंक्लूड होगा सब। अगर वे कॉन्ट्रैक्ट पूछते हैं तो आप उसमें डिफाइन भी कर देंगे उसको। एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल फीचर्स भी डाल देते हैं कई बार, है ना? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपने तो एसेंशियल एलिमेंट्स लिखवाए थे, वहां फीचर्स आ गए। एक ही बात है, एसेंशियल एलिमेंट्स पूछ सकता है या फिर फीचर्स भी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और क्वेश्चन मार्क। जो सोशल, देख एक बात बताइए, कोई जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, वे सभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। मैं आपको बहुत कई बार इस सेंटेंस को जब मैं आपको डिलीवर कर रही थी लेक्चर इनके ऊपर, आई टोल्ड यू कि ऑल द एग्रीमेंट्स विच आर सोशल, विच आर एट डोमेस्टिक फ्रंट, जो घरेलू होते हैं हमारे, ठीक है, डॉटर ने बोला डैडी को कि पापा डैडी आज मेरे लिए चॉकलेट लाना, वो लाना भूल गए, तो ये एक दे एग्री हो गए थे दोनों, ठीक है शाम को ले आऊं, हाँ हाँ डैडी, एग्री तो हो गए थे, वर्बल एग्रीमेंट तो हो गया था। लेकिन क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में? नहीं बच्चों, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, जैसे कि कृतिका ने बताया। वेरी गुड बेटा। अब हम क्या पढ़ते हैं? इट इज अ अब हम पढ़ रहे हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वे कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचे। कई बार तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो होता है ये एग्रीमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होता है, याद रखना। ठीक है, कोर्ट कब सुनेगा आपको? कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज, अगर कोई एक एग्रीड पार्टी और आप कोर्ट में पहुंच गए तो कोर्ट आपको कब सुनेगा? जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के बीच में होगा, ए और बी के बीच में जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो वो सारा मैटर्स देखेगा, वरना प्राइमा फेसी क्या करेगा? प्राइमा फेसी होता है पहली ही दृष्टि में, PRIMA
FACIE, ये लीगल लैंग्वेज है। प्राइमा फेसी वो मामले को ये कह देगा देयर इज नो वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट, गो फ्रॉम हियर। आप किसी और एक्ट में जाइए, वो किसी और एक्ट में सुन लेगा उसको, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको एप्लीकेबल नहीं होने देगा। इस चीज को बच्चों याद रखेंगे आप। ये इट इज अ वैलिड एंड ट्रू स्टेटमेंट बिफोर वी कैन क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटमेंट। ये अगर हम इस स्टेटमेंट को जो मैंने आपको बोला है अभी कि यस ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इस स्टेटमेंट को आप लिख लो कहीं, मैं भी लिखवाऊंगी, और ध्यान में रख लो कौन सा वर्ड हमें कहाँ यूज करना है। हमें ये नहीं कहना कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, नो, ऑल रिटन एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, रॉन्ग, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, रॉन्ग, लेकिन हमें ये कह सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से पहली स्टेज एग्रीमेंट है, समझ लो ना। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेटमेंट को अगर हम पूरा इसका परीक्षण करने बैठे हैं, इसका इंस्पेक्शन करने बैठे हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू अस दैट द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स, व्हाट इज एग्रीमेंट एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इन दो चीजों को समझना चाहते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहते हैं, हम इस स्टेटमेंट को समझना चाहते हैं कि व्हाट इज ऑल एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें दोनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट को भी और एग्रीमेंट को भी। एग्रीमेंट को क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और क्यों सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, और क्यों सभी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, समझ लो ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स फर्स्ट कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द टर्म्स हैव एक्सप्लेन्ड इन द, आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है ना। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मैं वर्बली इसको बता रही हूँ आपको, लिखवाऊंगी भी, ठीक है। ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, गलत। ऑल द रिटन एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, गलत। ऑल द वर्बल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, गलत नहीं। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट पहली स्टेज है। हमें कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए मैंने आपको किन किन स्टेप को बताया था, प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ये सपोज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, पहले हम पहली सीढ़ी चढ़े, प्रपोजल, फिर एक्सेप्टेंस, फिर वहां पे प्रॉमिस हो गया, फिर कंसिडरेशन आया, फिर एग्रीमेंट हुआ। तो यहां तक आते आते बात, ये पहली स्टेज है, और एग्रीमेंट में जैसे एनफोर्सेबिलिटी ऐड हुई वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सारे स्टेप पूरे करने होंगे, और एग्रीमेंट इज द फर्स्ट, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट से पहले की स्टेप है, और जब ये पहले की स्टेप है इसका मतलब ये यहीं पे खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं। इसीलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जबकि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सभी एग्रीमेंट आते हैं। अगर ये यहां तक पहुंच गया तो ऑब्वियसली ये इंक्लूड है, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये यहां तक ही नहीं पहुंच पाया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये Yes, सारी, ma'am. हाँ, ये सारी जो Yes, है, ma'am. ये सारी स्टेप जो है वी हैव टू कंप्लीट। इसलिए एग्रीमेंट तक आते आते अगर रुक गए तो आप कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाए। दैट्स व्हाई ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहीं पे खत्म हो गई बात, जबकि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, है ना। आप इससे पहले ये क्वेश्चन लिख लो, आप इस स्टेटमेंट को लिख लो पहले बच्चों। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स but all agreements are not contract. इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? इसके आंसर में हम बहुत छोटा लिखेंगे, बहुत कंसाइज करके लिखेंगे। सबसे पहले तो हम डाल लेते हैं हेडिंग कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये हमारा हेडिंग आ गया। देखो ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एक ही क्वेश्चन डालेंगे, उसको डेफिनेशन करेंगे जो सेक्शन के 2H में बताई गई है ना।
तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट इज, लिखना शुरू करो बच्चों। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। या मैं कुछ और आपको लिखवाना चाह रही हूँ जो आपको याद रहे। कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, ये वर्ड यूज करोगे आप। टू बी वैलिड इज एन एग्रीमेंट। क्या लिखा हमने? फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इज एन एग्रीमेंट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए सबसे पहले उसके पहले की स्टेप क्या होती है? दैट इज एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट होती है। विदाउट एन एग्रीमेंट, विदाउट एन एग्रीमेंट बच्चों देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट एज द सेइंग गोज। सेइंग का आपको पता है सेइंग क्या होता है? एज द सेइंग, कहावतें, कथन। एज द सेइंग गोज। As the saying goes, where there is a smoke, ये कहावत है ना। Where there is a smoke, there is a fire। जहां पे धुआं उठता है यानी कि वहां आग लगी होगी। For without fire there can be no smoke। There can be no smoke। समझ आ गया होगा। Similarly we can say what, हम इसी तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर, सिमिलरली वी कैन से कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है उसके। और एग्रीमेंट भी कैसा होना चाहिए? वैलिड। वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। किसी की सुपारी देने के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आप कहेंगे स्मगलिंग के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी की डेथ के लिए, किसी की मर्डर के लिए, अगर आप ए और बी ने, सपोज ए ने बोला बी को जाओ या किडनैप कर लाओ किसी के बच्चे को और मैं तुम्हें इतने 2 लाख रुपए दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया बच्चों, एग्री भी हो गए। लेकिन ये सिर्फ क्या है? ये इलीगल एग्रीमेंट है। इलीगल एग्रीमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई नहीं होता। फिर आप आईपीसी में जाएंगे, इंडियन पेनल कोड आप पे अप्लाई होगा, उसके सेक्शन आप पे अप्लाई होंगे, उसके सेक्शन ए और बी पे अप्लाई होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट को कंसीडर नहीं करता है ये कंसीडर किसको करता है? सिर्फ और सिर्फ वैलिड एग्रीमेंट को। तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज दे विल नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। Similarly we can say where there is the contract, similarly where there is a contract, there is an agreement। जहां पे एग्रीमेंट है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट होगा ही होगा। विदाउट एन एग्रीमेंट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो जस्ट फायर गिव्स बर्थ टू स्मोक, जैसे कि आग ने धुएं को जन्म दिया, ऐसे ही
एग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू ए कॉन्ट्रैक्ट। जब एग्रीमेंट की स्टेज आएगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगी बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए। रिगार्डिंग लीगल ऑब्लिगेशन has been given in the earlier। हमने एक in this way ए जो है वो क्या करता है, नहीं दिख रही है ना, ये क्यों नहीं चल रहा है आपको, आगे विजिबल नहीं हो रहा ना बच्चों, आगे कर ए ऑफर्स बी, आपको नहीं दिख रहा है आगे लिखा हुआ? No, नो ma'am. मैम। एक मिनट इसमें कुछ हो गया, सेम चीज हो गई। एक मिनट रुकिए बच्चों, बस अभी कर रही हूँ। ये हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ इसमें, फ्रीज हो गया। ओके, अब दिख रहा है? Regarding legal obligation has been given in this way: A offers B to purchase a car at certain fixed price. B accepted. B accepted. B उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ A and B both are under legal obligation to perform the contract. क्या हो जाता है? लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है वहां पे जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाता है बच्चों। अब लिखते हैं हम एक और क्वेश्चन, कौन सा रह गया है वो? दैट इज कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। मैम एक बार दिखा दीजिए। ये लीजिए, ओके अब हेडिंग डालिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट लिखना शुरू कीजिए। एन एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन, मैं इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूं, इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऑल एग्रीमेंट्स
ओहो, एक सिर्फ 2 एल लिखेंगे. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली लीगली एनफोर्सिएबल, जैसा कि कृतिका ने बताया. इट कैन rightly be said that an agreement has much wider scope than a contract. For example, that agreement which are not legally binding are an invitation to birthday party to going for a morning walk, an invitation to a birthday party, or ये और है बेटे, और गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक. चलो मॉर्निंग वॉक चलेंगे, वादा हो गया, सुबह उठा नहीं गया, आंख ही नहीं खुली. एंड इट्स एक्सेप्टेंस. These are agreements but not, आगे बोलो, कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, but not contracts. लिख लीजिए, अंडरलाइन करेंगे आप. बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन देना, या फिर आपने बोला, ए ने बी को बोला चलो भाई सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक चलेंगे. सुबह उठना सबके लिए इतना आसान नहीं होता है. सुबह उठने की एक हैबिट होती है, और जब वो हैबिट लग जाती है तो वो बहुत आसान हो जाता है. लेकिन आपने, ए ने बी को बोला कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चलेंगे, दोनों फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो नहीं उठ पाया, तो क्या उसको लिए क्लेम कर सकता है? वो नहीं कर सकता. ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है. फिर हम करते हैं शुरू इस क्वेश्चन को. What is a contract? What are essential elements of a valid contract? इसको हम नेक्स्ट मैम मैंने नहीं देखा वो. लीजिए, कीजिए, ठीक है. ये हमें लिख देना है, क्योंकि बच्चों यही टर्म्स आए हैं जो आएंगे. और हाँ, अरे हाँ, हमारी वो प्रॉब्लम तो रहेगी. अब हम उसको करते हैं, इसको कर लीजिए पहले. और गोइंग के बाद क्या है? गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक. दैट इज गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक. हो गया हो गया. चलो बच्चों, अब वो प्रॉब्लम हो गया बेटा सभी का. वो प्रॉब्लम दिखाओ मुझे जो मैंने आपको दी थी और आपने अब तक नहीं करके दी. एक्स ऑफर्ड, आई थिंक ये थी वो. एम आई राइट?
यस मैम। सभी खोलेंगे। आई विल टेल यू हाउ टू राइट एन आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि बेटा हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ही आना है, कीप इन योर माइंड। जब हमारा प्रॉब्लम बेस्ड आएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व इन दिस वे। जब हमें पता होगा कि हम किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे, जब हम कंसेप्चुअली उस चीज को जानेंगे। ठीक है, तो सी, कौन पढ़ेगा इस प्रॉब्लम को? राधा पढ़ो। X offered to sell his land to N for rupees 1 lakh. N replied purporting to accept the offer and enclosed a check for rupees 50,000. He also promised to pay the balance of rupees 50,000 in monthly installment, whether there is valid contract. एक्स ने ऑफर किया कि ये एन को अपनी जो ये लैंड है 1 लाख रुपए में दे रहा है, क्या आप इसे लेंगे? उसने एन को ऑफर किया। एन ने क्या रिप्लाई किया? ये कहते हुए रिप्लाई किया, ये कहते हुए अपनी एक्सेप्टेंस दी और एक चेक दे दिया कि भाई मैं अभी तो 50 रुपए दे पाऊंगा, 50,000 रुपए दे पाऊंगा और बाकी मैं इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा आपको। लेकिन इसका क्या था कि इसने क्या किया? कंडीशन लगा दी एक्सेप्टेंस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंडीशन तो नहीं लगानी थी। अगर ये कहता कि इंस्टॉलमेंट में देनी है तो इंस्टॉलमेंट में हो सकता था, लेकिन अब कंडीशन किसी सूरत हाल नहीं लग सकती थी। तो आप ऐसे कैसे शुरू करेंगे? ये हो गया बेटा एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड वाला, समझ रहे हो? ये काउंटर ऑफर नहीं हुआ, ये एक्सेप्टेंस कंडीशन के साथ दी। और क्या हमने पढ़ा है? हमने तो ये पढ़ा है कि एक्सेप्टेंस तो अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, यही तो पढ़ा है। लॉ क्या है? लॉ यही तो कहता है कि एक्सेप्टेंस अगर दोगे तो वो अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसको हम ऐसे शुरू करेंगे, ठीक? द ऑफर must be accepted in the form in which it has been conveyed, जिसमें ये दिया गया हो, टू द ऑफरिंग। वो अपनी 3-5 लगा के उसमें भेजेगा तो नहीं हो पाएगा। ऑफरी कैन नॉट मेक एनी चेंज, cannot make any change from his side, from his side. ऑफरी कैन नॉट मेक ए चेंज फ्रॉम हिज साइड, ऑफरी अपनी साइड से तो चेंज कर ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी कंडीशनल। क्या होगा? कंडीशनल भी, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, जिसको कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें नहीं एक्सेप्टेंस हमारी क्या कैसी होनी चाहिए? अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। द एक्सेप्टेंस इन द एक कंडीशनल, क्या हो रहा है? आगे क्यों नहीं चल? अच्छा फिर से हो गया ये। एक कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। उसे कहना ही नहीं था। इन द आईज ऑफ लॉ बात कर रहे हैं, इन द आईज ऑफ लॉ हमने ये बता दिया। ठीक है, हमने बता दिया कि अगर ये कंडीशन लगा के देगा कि 50,000 है, 50,000 तब नहीं, तो ये कोई
वो नहीं है, ये इन द आई ऑफ लॉ दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। इवन ए स्लाइट डेविएशन, देखो कितनी गहरी बात कर रहे हो अब आप, इवन ए स्लाइट, थोड़ा सा भी, इवन ए स्लाइट डेविएशन फ्रॉम द टर्म्स of the offer would make the acceptance invalid. In fact, a conditional acceptance देखो थोड़ा सा भी चेंज, स्लाइड कहते हैं थोड़ा सा भी डेविएशन अगर हो गया फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ऑफर वुड मेक द एक्सेप्टेंस इनवैलिड, आपको ये बताना पड़ेगा। इनफैक्ट ए कंडीशनल एक्सेप्टेंस बाय इटसेल्फ, क्या हो गया ये, इसने बोला 50,000 रुपए दूंगा, अब तो इसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस बाय इटसेल्फ क्या है, इज ए काउंटर ऑफर। is a counter offer and no acceptance. यहां तक लिया। therefore, इसीलिए in the given problem, आप क्या लिखेंगे, अब हमें ऊपर की प्रॉब्लम को भी बताता ना। therefore, in the given problem, दी हुई प्रॉब्लम जो है ये, and makes counter offer, and makes counter offer as stating, ये कहते हुए that he will pay 50,000 now and 50,000 in monthly installment. After the discussion, it is concluded, it is to be concluded that, आप कंक्लूड कर रहे हैं ये एग्जाम में, concluded that there is no unqualified acceptance. H पर सेक्शन 7(2) में ही तो है, सॉरी सेक्शन 1 में है बच्चों, H पर सेक्शन 1। After the discussion, it is to be concluded that there is no unqualified acceptance H per section 7(1). So, नहीं, hence, आप ऐसे वर्ड यूज करोगे, hence there is no contract. इसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, whether there is a valid contract, hence there is no valid contract. एक बात याद रखना, ये प्रोविजन देना भी बहुत जरूरी है। इफ देयर इज अ प्रोविजन देयर इज अ लॉ। आपने देखो कितनी सुंदर बात बता दी एक छोटे से क्वेश्चन में। इस तरह से आपको लिखना है,
ऊपर की प्रॉब्लम पढ़ेंगे, पहले समझेंगे उसे, और देन यू विल राइट द आंसर। और चलिए मैं अब आपको एक अलग प्रॉब्लम देखो, और ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ये इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको प्रॉब्लम बेस्ड पूछा जाएगा। अब आप जो आपके सर ने आपको भेजे हुए हैं, क्या आप उनको सोल्व कर पाओगे? सी, कहाँ है आपके में आंसर? चलो खैर उसे छोड़ो, मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम देती हूँ। आप आपको दूसरी प्रॉब्लम करके लानी है, और बहुत अच्छे से आप उसको टैकल करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि ये जो प्रॉब्लम, इसका आंसर मुझे कल तक लिख के दे देंगे आप, शाम तक सभी। या तो आप उस पर डालेंगे इन सबको, क्या कहते हैं, अपने ग्रुप पे डालेंगे, क्योंकि सब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? या फिर आप क्या करेंगे, उसको कहाँ करेंगे बताइए? आपके नंबर पे। चलो मेरे नंबर पे कर देना। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, मुझे उसका बताना, और सारा उससे होगा बच्चों जो मैंने आपको पढ़ा दिया। बहुत पढ़ चुके हैं हम, बहुत मेहनती बच्चे हैं, ठीक है? चलो मैं आपको अब प्रॉब्लम लिख के दे रही हूँ, और आज ही लिखनी है, क्वेश्चन पे लग जाना। इसका आप रिवाइज भी कर रहे हो ना जो पढ़ाया जा रहा है? सी, और ये केस लॉ पे बेस्ड है, वो केस भी बताएंगे आप और लॉ भी बताएंगे। P applied for the post of principal in a school. He was selected by the managing committee. चुन लिया। प्रॉब्लम को समझने में कोई दिक्कत आए तो भी बता दोगे, बट नो फॉर्मल कम्युनिकेशन, but no formal communication was sent to him. आफ्टर क्या हुआ, पी ने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया बच्चों, और जब उसने अप्लाई किया तो उसको सेलेक्ट कर लिया गया। मैनेजिंग कमेटी ने, जो इंटरव्यू लेती है उस कमेटी ने उसको सेलेक्ट कर लिया, और जब सेलेक्ट कर लिया, अभी तक कोई ऑफिशियल उसको सिलेक्शन या ऑफर लेटर नहीं भेजा गया था। आफ्टर सम टाइम कमेटी में फिर से कमेटी बैठी एंड कैंसिल्ड द अपॉइंटमेंट। Appointment of P as the principal. प्रिंसिपल की पोस्ट बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, प्रेस्टीज, नेम, फेम सब मिलता है। अब किसी का अपॉइंटमेंट होके वो कैंसिल हो जाए तो उसे तो दर्द होगा ही होगा। ही केम टू नो, अब इस पी को पता चला, ही का मतलब है पी, टू नो थ्रू समवन, P filed a suit against the managing committee. Discuss. Discuss whether P will be successful in his claim
कल शाम तक इसका आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए सबका। दीज ऑल द इंस्ट्रक्शन फॉर यू, सभी के लिए है ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, उतार लो एक क्वेश्चन। लिख करके बहुत सुंदर जवाब आप भेजेंगे इसको, और कौन सा केस लॉ है इस पे जो इस प्रॉब्लम पे बेस्ड है वो भी आप लिख देंगे। क्या वो सक्सेसफुल होगा? मैम पी के बाद क्या लिखा है? पी फिल एट क्या है? P filed a suit against the managing committee. P filed a suit against the managing committee. मैनेजिंग कमेटी के अगेंस्ट ही सूट फाइल कर दिया कि एक बार एक्सेप्टेंस हो गई थी मेरी, तो अब तो कैंसिल हो ही नहीं सकती। तो बताइए, अब आप इसको बताएंगे हमें कि क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से जब से हमने अपना लॉ का ये शुरू किया है तब से हम ओ फॉर एक्सेप्टेंस को इतने डिटेल में पढ़ चुके हैं कि आप हर सेक्शन को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और आप प्रॉब्लम पढ़ के ये पहचान सकते हैं कि क्या वहां पे कम्युनिकेशन हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हाँ मैंने पढ़े थे, अच्छे हैं। आपने टू द पॉइंट वहीं तक लिखे हैं मयंक। यस, आपने क्या आप सबने लिख लिए? सिर्फ 2 बच्चों का मुझे आया जिसने काइंड्स ऑफ ऑफर लिख लिए हैं। ठीक है, आप लोग भी लिख लेना बच्चों, जिसने नहीं लिखे वो लिखेगा। मैंने आपको आज आंसर भी लिख करके दिखा दिया और एक प्रॉब्लम और दे दी है। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे लिख के भेजेंगे। ठीक है, चलिए, और यही पे इसी के साथ इस क्लास को हम विराम देते हैं। ठीक है बाय बच्चे, मैम। हैप्पी संडे, बाय। Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय। आप सभी लीव कर दीजिएगा। यस, वेरी गुड। विशाखा, लीव द मीटिंग।